अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे अर्धचालक, ठीक है। और अर्धचालक में भी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक के प्रकार, और शुद्ध उसमें जो टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर होने वाला है, ध्यान से समझिए बस इसको। तो अर्धचालक यानी वह पदार्थ जिनकी चालकता जो होती है वो चालक पदार्थों से कम होती है और कुचालक पदार्थों से अधिक होती है, ठीक है। तो अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं? वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्धचालक, ठीक है। अब देखिए असल में क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ है, आपको समझ में आएगी। 0 केल्विन ताप, 0 केल्विन ताप जो होता है, जिसको हम और क्या नाम से जानते हैं, इसको हम परम शून्य ताप कहते हैं, या परम ताप भी कभी कभी कह देते हैं, ठीक है। परम शून्य ताप 0 केल्विन लिखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये 0 केल्विन लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है बहुत कम ताप, ठीक है। सर्वाधिक संभव जो न्यूनतम ताप है वो यही है 0 केल्विन, इससे नीचे जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो क्या होता है, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, ये आपका जो है एकदम पूरी तरह से जो है कुचालक के जैसा व्यवहार करते हैं, यानी ये सब होते हैं आपका कुचालक, ठीक। यानी 0 केल्विन ताप पर ये पदार्थ जो होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी जो अर्धचालक होते हैं, ये आपका कुचालक के जैसा व्यवहार करते हैं। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, मतलब अब आप समझिए 0 केल्विन का ताप और खाली अगर हम सामान्य ताप पर चले आएँ, सामान्य ताप का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका इस समय जो टेम्परेचर है, कमरे का जो ताप होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, एनटीपी में जो टी होता है वो वाला, ठीक है। परम शून्य ताप से, जो कि एक बहुत ही न्यूनतम ताप होता है, और उस न्यूनतम ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो कुचालक के जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब जरा सा भी, जो मैं लास्ट टाइम में देख रहा था ना कि अर्धचालक में भी हल्का सा मतलब कंडक्टिविटी पाया जाता है, तो वो भी नहीं होता है। परम शून्य ताप पर ये पूर्णतः कुचालक के जैसा व्यवहार करते हैं, जरा सा भी उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। तो फाइनली क्या होता है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, मान लीजिए हम नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ आ रहे हैं, सामान्य ताप की तरफ आ रहे हैं, परम शून्य ताप से सामान्य ताप की तरफ आ रहे हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है, यानी परम शून्य, ये जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो क्रिस्टल होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आपको पता है कि उनके अणुओं के बीच में, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम में, मतलब 11th में इसको पढ़ा था, ठीक है, कि जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, ठीक। तो इस तरह से जैसे टेम्परेचर हम परम शून्य ताप से जो है सामान्य ताप की तरफ आते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसमें ऊर्जा बढ़ने के कारण, उनके ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके अंदर जो बंध होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं, वो आपका ब्रेक करने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ब्रेक करने लगते हैं, लेकिन कुछ एकाध ब्रेक कर जाते हैं। आपका कह सकते हैं कि 10 के पावर 9 परमाणुओं में केवल एक सहसंयोजी बंध, ठीक है, केवल एक सहसंयोजी बंध ही आपका ब्रेक कर जाता है, ये टूट जाता है, और इसके टूटने से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो है उस समय उतने ताप पर, मतलब सामान्य ताप पर जो है ये इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में भ्रमण करने लगते हैं, या आप ऐसे समझिए कि परमाणु से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, जो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, और ये विद्युत चालन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि परम शून्य ताप पर जो पदार्थ कुचालक होता है, वही पदार्थ जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं या बढ़ा करके नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं, वही पदार्थ क्या हो जाता है, अर्धचालक के जैसा व्यवहार करने लगता है। अर्धचालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, इसीलिए ये आपका ऋणात्मक होता है,
अर्धचालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है उसको ऋणात्मक होने के पीछे बस यही कारण होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो इसका प्रतिरोध होता है वो घटता जाता है, ठीक है, प्रतिरोध घटता है और कंडक्टिविटी वो बढ़ती जाती है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा होता है ये आपका नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ हो गई अर्धचालक की, ठीक है। अब अगर हम बात करें अर्धचालक के प्रकार की, अर्धचालक क्या है? कुचालक और चालक के बीच का पदार्थ है, मतलब कि उसकी चालकता जो है कुचालक और चालक के बीच में होती है। और इसके अलावा जो है वो हमने लास्ट टाइम में बताया था कि जो है एनर्जी बैंड के अगर बेस पर आप देखो तो उसके जो मतलब परम शून्य ताप पर जो चालन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, पूर्णतः रिक्त होता है। और दूसरी चीज़ है कि जो संयोजी बैंड होता है वो आपका जो है पूरा फिल भी हो सकता है या हाफ फिल भी हो सकता है। लेकिन कंडक्शन बैंड 0 केल्विन ताप पर क्या होता है? पूरी तरीके से खाली होता है। जैसे हमने ये देखा था ना लास्ट टाइम में, कैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये होता था एक ऊपर चालन बैंड होता था, हैं, ये चालन बैंड होता था और उसके बाद में दूसरा ये संयोजी बैंड होता था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद, अब बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी होता था, हैं। तो अगर यही एनर्जी गैप ज़्यादा होता था तो पदार्थ कुचालक हो जाता था, थोड़ा कम होता था तो वो अर्धचालक हो जाता था, बहुत कम होता था या एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा होता है तो आपका वो चालक हो जाता था, है ना। तो अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक के विषय में बात करें तो उस स्थिति में ये वाला जो बैंड होता है ना पूर्णतः रिक्त होता है, एम्प्टी होता है पूरी तरीके से, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मौजूद होता है। इसलिए जो आपका पदार्थ होता है वो एक कुचालक के जैसा व्यवहार करता है। बट जैसे टेम्परेचर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन इसके जो होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं। और जैसे ही चालन बैंड में जाते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, इसकी कंडक्टिविटी आपका जो है बढ़ जाता है। और कंडक्टिविटी बढ़ जाने से ये आपका क्या हो जाता है कि चालक और कुचालक के बीच में इस कंडक्टिविटी शो करने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम में देखी थी। अब हम आगे देखते हैं अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक जो होते हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन है भाई? एक तो आपका होता है शुद्ध अर्धचालक, है ना, जिसको हम कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक। ये आपका प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी अर्धचालक होते हैं शुद्ध रूप से जिस तरह से वो प्रकृति में पाए जाते हैं वो आपका क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक। और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, अभी मैं बता रहा हूं कि अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। जो अर्धचालक वह अर्धचालक जो जिस भी रूप में पाए जाते हैं, वह अर्धचालक जो जिस भी रूप में पाए जाते हैं प्राकृतिक अवस्था में वो शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। इनको निज अर्धचालक भी कहा जाता है। निज अर्धचालक, अर्धचालक देखिए निज अर्धचालक भी कहते हैं, या अंग्रेजी में बात करें तो इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं, बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक और इसको जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंग्रेजी में भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अगर हम कहें शुद्ध अर्धचालक की विषय में तो शुद्ध अर्धचालक हमारा जैसे हो जाएगा सिलिकॉन है और उसके बाद में जर्मेनियम है। यही 2 जो है मुख्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। और ये दोनों जो है इन दोनों की अगर हम वैलेंसी की बात करें ना तो इनकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब कहने का ये कि इनकी संयुक्ता 4 होती है। और संयुक्ता 4 होने का तात्पर्य यह है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 होती है, ठीक है। यानी इसका जो है हम लोग अगर इस तरह से लिखें 2 8 और 8 2 10 और ये यहाँ पे 4, तो ये बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगर ये बंध का निर्माण करेगा, बैंड का निर्माण करेगा या बंध का निर्माण करेगा तो वो 4 बंध बनाएगा। वो भी कैसे? सहसंयोजी 4 बंध बनाएगा, है ना, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से। तो हम मान लेते हैं कोई हमारे पास क्रिस्टल है जो ये हमने देख लिया। दूसरा वाला जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, उसके विषय में। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पेवर सेमीकंडक्टर है, चाहे हम यहाँ पे सिलिकॉन ले रहे हैं और चाहे जर्मेनियम ले रहे हैं, बिकॉज दोनों एक ही वर्ग के एलिमेंट हैं और इन दोनों की वैलेंसी भी
4 है, सबकी दोनों की वैलेंसी सेम है ना। तो लेकिन हम देखेंगे कि बाद में देखेंगे कि इसमें जो है क्यों हम सिलिकॉन का या जर्मेनियम में से दोनों को परफेक्ट किसको मानते हैं, किसका ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 2, 8 और 4 इसकी वैलेंसी हो गई। अब ये क्या करेगा कि ऐसे देखिए, मान लो हमने यहाँ पे क्रिस्टल लिया है, तो जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का परमाणु होगा वो अपने साथ 4 पड़ोसी परमाणुओं को जोड़ेगा, अपने साथ 4 पड़ोसी परमाणुओं को जोड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा फील करिए कि जब इस जो एटम्स बनेगा यहाँ पर, अगर हम एटम्स इसका रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा कि बाह्यतम कक्षा में जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट 4 जो मतलब सेल होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी के जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर जो है दृढ़तापूर्वक, आप जानते हो कि जैसे जैसे हम नाभिक के करीब जाएंगे इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के साथ बंधा रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, क्योंकि ये तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो मतलब उतना ज़्यादा मजबूती से नहीं बंधे होते हैं न्यूक्लियस के साथ, लेकिन और जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं। तो हम इनको भी यहाँ पे अगर हम शो कर दें ऐसे, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमने यहाँ पे शो कर दिया, 1 2 3 4, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम कहें कि अगर तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये वाले कहीं बांड का तो निर्माण करने वाले नहीं है ना, ये बंध नहीं बनाएंगे, केवल यही 4 जो आउटर मोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन हैं यही बंध बनाएंगे। और अगर ये 4 बंध बनाते हैं तो बनाने के लिए बना सकते हैं ये वाले चारों। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखें अंदर ओवरऑल चार्ज देखें, इतना जो मैंने ये रेड कलर का किया हुआ है, घेरा हुआ है भाग, इसमें अगर हम कहें कि आप बताओ भैया चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज बचेगा ओवरऑल, तो आप यहाँ से देखेंगे और कहेंगे कि सर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है 14 प्रोटॉन है ना। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रखता है, बस प्लस में रखता है और ये माइनस में रखता है। तो 14 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, +4 बचेगा, है ना, 4 नहीं, ये +4 बचेगा। तो +4 का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल यहाँ पर अगर इतने पर मैं देखूँ तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो भी कितना, +4 का चार्ज मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे +4 का चार्ज अगर मिल रहा है तो मैं अपने सभी एटम्स को, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों को ऐसे हम इस तरह से ऐसे शो कर सकते हैं। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, अब हम समझ सकते हैं, मतलब हम इस पूरे को ऐसे एक वो मान सकते हैं कि एक स्फीयर है, एक समझिए कि एक क्षेत्र है और उस पर +4 चार्ज है, उसके चारों तरफ ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने चारों तरफ पड़ोस के 4 परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का सबके साथ साझा करके 4 परमाणु को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे हमने मान लीजिए अगर जर्मेनियम लिया है तो ये भी जर्मेनियम हो जाएगा, ये भी जर्मेनियम, या हम अगर सिलिकॉन ले लेंगे तो यहाँ पे अपने पास सिलिकॉन हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ऐसे ये सारे सिलिकॉन के आइटम हैं, ये सिलिकॉन के सारे आइटम हैं। अब उनके साथ सबके साथ हर एक आइटम के साथ क्या होगा, 4 सिलिकॉन के आइटम जोड़ करके ये एक ठोस का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक क्रिस्टल बनाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे, और उसके बाद में सब में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग रहेगा। देखिए ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, तो मैंने उसको शो किया हुआ है, एक अपने पड़ोसी इसके साथ साझा कर लिया, इसके साथ साझा कर लिया, इसके साथ साझा कर लिया, इसके साथ साझा कर लिया। तो ये 4 बंध का 4 सहसंयोजी बंध का नियम है। देखो इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है वहां से कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे 4 बंध बन जाता है। अब ये जो 4 बंध होते हैं ना, ये कंडीशन अभी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की नहीं है, ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है 0 केल्विन पर, यानी परम शून्य ताप पर ये कंडीशन है। और परम शून्य ताप से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और अगर अणुओं की गति यही है, परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अगर ये परमाणु हैं ये अपना ऐसे 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 कंपन करने लगते हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब वो आइटम्स जो है तेजी से क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है। और जैसे जैसे ये वाइब्रेशन करता है ना, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंचते हैं तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कुछ सहसंयोजी बंध या कुछ परमाणु इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं कि उनके बीच में ये जो सहसंयोजी बंध होता है ये ब्रेक करने लगता है।
हालांकि उनकी संख्या मैंने आपको पहले यहाँ पे बताई है, 10 के पावर 9 परमाणु ऐसे हो परमाणुओं में, मतलब 10 के पावर 9 परमाणु जब हम लेंगे तो उनमें से केवल एक सहसंयोजी बंध ब्रेक होता है। मतलब ये संख्या बहुत ही कम होती है ना, लेकिन होती तो कुछ ना कुछ है ना। तो और वैसे भी हम जानते हैं बहुत सारे परमाणु होते हैं, ये भले हमको बड़ी राशि लग रही हो, लेकिन ये हमको इसके सापेक्ष में नेग्लिजिबल लग रही होगा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका 10 के पावर 9 परमाणु है और परमाणुओं की संख्या 10 के पावर 23 होती है, ठीक है, वो भी बहुत छोटी मात्रा में, एक यू में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम चूंकि पदार्थ होता है, बड़ा क्रिस्टल होता है, तो उस स्टेज में क्या होता है, बहुत सारे परमाणु होते हैं, इतने परमाणु होते हैं कि अब उसको इमेजिन करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में जो ये छोटी राशि होती है ना, ये भी एक बड़ी राशि हो जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो बड़ी राशि होती है, बड़ी राशि का कुछ भी परसेंट या बहुत छोटी राशि उसका छोटा सा भाग भी क्या हो जाता है, एक बड़ा अमाउंट होता है ना। तो इस तरह से हमको जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कुछ न कुछ संख्या प्राप्त हो जाती है। जब ये बंध ब्रेक कर जाता है तो हमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे आइटम्स में या पूरे पदार्थ में भ्रमण करने लगता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता है, ठीक। एक पॉइंट ये हुआ, मतलब कहने का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ मुक्त अवस्था में रहते हैं सामान्यता पर, जो घूमते रहते हैं, जैसे गैस के अणु होते हैं, एट रैंडम मोशन करने लगते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम में जब पढ़ रहे थे अनुगमन वेग वगैरह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे जो है रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगते हैं, ठीक। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एक चीज़ तो हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब दूसरा चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, जहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, वहाँ पर कभी कभी क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से एक भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से पैदा थोड़े हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से पैदा नहीं हुआ, किसी परमाणु का ही ये इलेक्ट्रॉन है, और जिस परमाणु से ये निकला होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया होगा ना, यानी वहां पर क्या दिया होगा, एक कैविटी, जहां से निकला होगा वहां पे एक गड्ढा बन गया होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और ये होल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज की जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लीजिए किसी एटम्स पर रहता है, और चूंकि हम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर क्या होता है, एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं और ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पे ये होल बन गया है, मान लो कुछ देर के लिए कि यहाँ पे होल बन गया है, ठीक है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे होल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करते करते कभी हो सकता है कि इसके संपर्क में किसी दूसरे एटम का जो है मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो क्या करेगा, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसको अपने तरफ बुला लेता है, अपने पास ऐसे कहता है भैया आ जाओ मेरे पास, मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है तुम नेगेटिव है, हम दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि ये चला गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैविटी हो जाएगी, यहाँ पर होल बन जाएगा। और फिर ऐसे ही दूसरे परमाणु के साथ जो इसके पड़ोस में परमाणु होगा, कभी वाइब्रेशन होगा तो ये वाला होल चला जाएगा उसके पास, इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा। तो इस तरह से सहसंयोजी बंध बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और आपका जो होल होता है और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। लेकिन जब कभी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम जो मोशन कर रहे होते हैं, वो सब उन सबको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई अब रैंडम मोशन नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करने लगती है, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं अर्थात होल जो होते हैं, ये होल जिस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। या आप ऐसे कहिए कि होल का जो मतलब प्रवाह होता है
जो ये होल होते हैं इनका प्रवाह होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, धारा भी उसी दिशा में बहती है। वो आप जानते भी हो कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये शुद्ध अर्ध अथवा निज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं मतलब या आप कहिए कि विद्युत चालन के लिए जिम्मेदार कौन से कण हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी जिम्मेदार होते हैं और होल भी जिम्मेदार होते हैं, यानी दोनों के कारण इसमें विद्युत प्रवाह होता रहता है। हाँ, एक चीज और है कि अगर इसी में किसी तरह से हम इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए 2-3 व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वो हम अभी इसमें देखेंगे अशुद्ध अर्धचालक में। ठीक,